Here we are discussing another set of software engineering MCQ questions. Here we are discussing more than 50 questions which definitely may be helpful in various types of competitions. और ये questions beginners के लिए भी है, plus जिनको थोड़ा advanced level पर देखना उनके लिए भी questions helpful हो सकते हैं. तो questions को discuss करते हैं. Friends, question number 1 देखते हैं. Give the real world factors. क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? Give the real world factors affecting maintenance cost. तो real world factors जो कि maintenance cost को affect करते हैं, तो कौन कौन से factors उनको हमें बताना है. देखिए क्वेश्चन फर्स्ट ऑप्शन क्या बता रहे हैं, ये दे रहे हैं कि as technology advances it becomes costly to maintain ओल्ड सॉफ्टवेयर. बिल्कुल ठीक बात है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती आती है तो पुराने सॉफ्टवेयर को की कॉस्ट को मेंटेन करना मुश्किल होता जाता है. ठीक है, वो कॉस्टली होते चले जाते हैं, तो ये भी एक फैक्टर है मेंटेनेंस कॉस्ट को अफेक्ट करने का. पहला ऑप्शन ठीक है. दूसरा ऑप्शन देखते हैं. द स्टैंडर्ड एज ऑफ एनी सॉफ्टवेयर इज कंसिडर्ड अप टू 10 to 15 ईयर्स. ठीक है, तो ये भी ठीक है क्योंकि देखो टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है. ठीक है, चेंज हो जाने के बाद उसमें नए नए फीचर्स आज ऐड करने होते हैं तो उसकी कॉस्ट डेफिनेटली इफेक्ट पड़ेगी. तो दूसरा ऑप्शन भी ठीक पड़ रहा है. थर्ड देखते हैं. सी, मोस्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स आर न्यूबी एंड यूज ट्रायल एंड एरर मेथड टू रेक्टिफाई प्रॉब्लम. तो देखो ये भी एक ऑप्शन ठीक लग रहा है. तो यहाँ पर जो है ये तीनों ऑप्शन ही ठीक हो जाएंगे, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा. ये तीनों को तीनों ऑप्शन ही हैं जो है मेंटेनेंस कॉस्ट को इफेक्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. मेंशन एनी टू इनडायरेक्ट मेजर्स ऑफ प्रोडक्ट. तो इनडायरेक्ट मेजर्स ऑफ प्रोडक्ट हमें बताने हैं. मेंशन एनी टू इनडायरेक्ट मेजर्स ऑफ प्रोडक्ट. तो इनडायरेक्ट मेजर्स कौन कौन से होते हैं? तो एक तो होता है क्वालिटी और एक होता है एफिशिएंसी. ठीक है, क्वालिटी और एफिशिएंसी ये दो इनडायरेक्ट मेजर्स प्रोडक्ट के रखे जाते हैं. तो ऑप्शन ए और बी मतलब डी ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा. ठीक है, क्वालिटी और एफिशिएंसी आर द टू इनडायरेक्ट मेजर्स ऑफ द प्रोडक्ट. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. विच टेस्टिंग इज द री एग्जीक्यूशन ऑफ सम सबसेट ऑफ टेस्ट that have already been conducted to ensure the changes that are not propagated. तो इसको हम क्या बोलते हैं? थर्ड का हो जाएगा, इसको रिग्रेशन टेस्टिंग बोलते हैं. रिग्रेशन टेस्टिंग. ठीक है, तो देखो जितने भी टेस्टिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, यूनिट टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, इंटीग्रेशन, ब्लैक बॉक्स, वाइट बॉक्स, है ना, यूनिट, ये सारी टेस्टिंग एक बार इनको रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा और उन पे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना है. ठीक है, मैं करा दूंगा क्वेश्चंस, तो ये क्वेश्चन जरूर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ. तो सॉफ्टवेयर किन किन चीज़ों को कंसिस्ट करता है? तो देखो इसमें आप देखते बता सकते हो सॉफ्टवेयर क्या होता है. नॉर्मली सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ, बोलते हैं सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, लेकिन वो तो है ही, प्रोग्राम तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और भी होता है. क्या होता है? प्रोग्राम होता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है और ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं. तो सॉफ्टवेयर इज व्हाट? इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑपरेटिंग प्रोसीजर. तो बी ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. 5 क्या कह रहा है? सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, SRS. ठीक है, SRS इज ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिकेशन ऑफ. तो देखो SRS को किसकी स्पेसिफिकेशन बोला जाता है? ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की स्पेसिफिकेशन बोला जाता है. ध्यान रखना, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग SRS से जुड़ा होता है. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कंसिडर्ड स्टेक होल्डर्स इन द सॉफ्टवेयर प्रोसेस. तो सॉफ्टवेयर प्रोसेस में किनको स्टेक होल्डर्स बोला जाता है? तो सॉफ्टवेयर प्रोसेस में किसको स्टेक होल्डर बोला जाता है? तो कस्टमर होते हैं, यस. एंड यूजर्स होते हैं, यस. प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं, सारे होते हैं भाई. ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा. ऑल ऑफ द अबव, ऑल आर द स्टेक होल्डर्स इन अ सॉफ्टवेयर प्रोसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. विच SDLC एक्टिविटी डज द यूजर इनिशिएट्स द रिक्वेस्ट फॉर ए डिजायर्ड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट. तो ये हो जाएगा कम्युनिकेशन. ओके, तो कम्युनिकेशन एक्टिविटी जो होती है वो यूज़र को इनिशिएट करती है रिक्वेस्ट फॉर ए डिजायर्ड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, कम्युनिकेशन. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8. इन रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस व्हाट मेक्स ए नोट ऑफ ऑल पॉसिबल रिस्क दैट मे अकर इन अ प्रोजेक्ट. ठीक है, तो इन ए रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस व्हाट मेक्स ए नोट ऑफ ऑल पॉसिबल रिस्क दैट मे अकर इन द प्रोजेक्ट. तो इसको हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन. ठीक है, इन रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन इज ए नोट ऑफ ऑल पॉसिबल रिस्क दैट मे अकर इन द प्रोजेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट इज मेजर ऑफ हाउ वेल ए कंप्यूटर सिस्टम फैसिलिटीज लर्निंग. ठीक है, तो व्हाट इज़ अ मेजर ऑफ. ठीक है, तो क्या है, क्या पैरामीटर है कि पता चले कि भाई कंप्यूटर सिस्टम फैसिलिटीज़ लर्निंग है.
तो हम इसको बोलते हैं यूजेबिलिटी। यूजेबिलिटी मीजर से इस चीज़ का हम पता लगाते हैं, यूजेबिलिटी मीजर। The process together the software requirements from client analyze and document is known as, तो इसको बोलते हैं भाई रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस, इसको बोलते हैं रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस। द प्रोसेस टुगेदर द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम क्लाइंट एनालाइज एंड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि हु मैनेजेस द इफेक्ट्स ऑफ चेंज टुगेदर द सॉफ्टवेयर प्रोसेस। तो कौन मैनेज करता है भाई इसको, ये है आपका सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। ठीक है, तो देखते हैं हम बता सकते थे इसको। तो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट मैनेजेस द इफेक्ट्स ऑफ चेंज थ्रू आउट द सॉफ्टवेयर प्रोसेस। सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट ये जो कंपोनेंट है ये मैनेज करता है इफेक्ट्स ऑफ चेंज थ्रू आउट द सॉफ्टवेयर प्रोसेस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि व्हेन एलिमेंट्स ऑफ मॉड्यूल आर ग्रुप टुगेदर दैट आर एग्जीक्यूटेड सीक्वेंशली इन ऑर्डर टू परफॉर्म ए टास्क इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं प्रोसीजरल कोहेसन, इसको बोला जाता है प्रोसीजरल कोहेसन। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, विच कपलिंग इज ऑल्सो नोन एज ग्लोबल कपलिंग। भाई किस कपलिंग को ग्लोबल कपलिंग कहा जाता है, तो इसको कॉमन कपलिंग बोलते हैं। ओके, कॉमन कपलिंग को हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल कपलिंग। देखो कपलिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे मॉड्यूल्स जो होते हैं ना, मॉड्यूल्स एक दूसरे के साथ कपल बनाते हैं, मींस एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल की चीज़ों को एक्सेस कर पाता है, नहीं कर पाता, किस लेवल तक कर पाता, तो उसको हम कपलिंग बोलते हैं। एक टर्म आता है कोहेसन। ठीक है, तो कोहेसन का मतलब होता है कि एक ही क्लास के अंदर, एक ही मॉडल के अंदर के जो कंपोनेंट्स हैं, जो फील्ड्स हैं, जो वेरिएबल्स हैं, वो किस किस तरह से आपस में इंटीग्रेटेड वे में काम करते हैं, जुड़े रहते हैं, एक ही क्लास के अंदर रहते हैं, उसको कोहेसन बोलते हैं। तो सॉफ्टवेयर के लिए जो होता है ना, वो होता है कि भाई जो हाईली तो कोहेसन होना चाहिए, लूजली कपल्ड होना चाहिए। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडिम होती है ना, उसमें कहा जाता है कि हाईली कोहेसन होना चाहिए, लूजली कपल्ड होना चाहिए। मतलब एक दूसरे को ज़्यादा छेड़े छाड़े ना हो, बस अंदर अंदर अपने में मस्त रहें। एक क्लास पूरी तरह से अपने इंडिपेंडेंटली इंटीग्रेटेड वे में काम करे, दूसरा मॉड्यूल किसी दूसरे मॉड्यूल को ज़्यादा इंटरफेयर ना करे। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या कह रहा है। What is the detailed sequence of steps that describes the interaction between the user and the application? तो इसको बोलते हैं सिनेरियो स्क्रिप्ट्स। ठीक है, इसको बोलते हैं सिनेरियो स्क्रिप्ट्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, विच रिस्क आइडेंटिफाई पोटेंशियल डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन इंटरफेस वेरिफिकेशन एंड मेंटेनेंस प्रॉब्लम। तो इसमें कौन सा रिस्क होता है भाई, कौन सा रिस्क होता है ये। ठीक है, तो ये होता है टेक्निकल रिस्क। टेक्निकल रिस्क, तो टेक्निकल रिस्क आइडेंटिफाई पोटेंशियल डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन इंटरफेस, वेरिफिकेशन एंड मेंटेनेंस प्रॉब्लम्स। इन प्रॉब्लम्स को टेक्निकल रिस्क आइडेंटिफाई करता है। देखो रिस्क से पता चलता है ना सारी चीज़ें, तो कौन सा रिस्क किस चीज़ के ऊपर इफेक्ट डाल रहा है, कौन से रिस्क से क्या पता चल रहा है। तो टेक्निकल रिस्क से पता चलता है पोटेंशियल डिज़ाइन, ठीक है, और इम्प्लीमेंटेशन इंटरफेस, वेरिफिकेशन एंड मेंटेनेंस प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन देखते हैं 16। 16 क्या कह रहा है, एब्रीविएट द टर्म BSS। तो BSS को हमें एब्रीवेट करना है, तो BSS को हमें क्या करना है, एब्रीवेट करना है। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा, ये होता है बॉक्स स्ट्रक्चर स्पेसिफिकेशन, BSS। ऐसे ऐसे छोटे छोटे टर्म भी बन जाते हैं। तो BSS मींस बॉक्स स्ट्रक्चर स्पेसिफिकेशन। 17 देखते हैं, व्हाट इज द टेस्टिंग to ensure the web app properly interfaces and with other applications और databases। तो इसको बोलते हैं इंटरऑपरेबिलिटी। मतलब कि एक एनवायरनमेंट में बनाया गया सॉफ्टवेयर टूल मॉड्यूल दूसरे एनवायरनमेंट में बनाए गए सॉफ्टवेयर टूल मॉड्यूल या के साथ कैसे इंटरफियर करे, कैसे जुड़े, तो इस प्रॉपर्टी को हम इंटरऑपरेबिलिटी बोलते हैं। तो ये तो बोल रहे हैं ना कि व्हाट इज़ द टेस्टिंग टू इंश्योर द वेब ऐप प्रॉपरली एंड इंटरफेसेस विद अदर एप्लीकेशंस और डेटाबेस, दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, इसको इंटरऑपरेबिलिटी बोलते हैं इस टर्म को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, विच वेरिएशन कंट्रोल इन द कंटेक्स्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इन्वॉल्व्स कंट्रोलिंग वेरिएशन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्या, विच वेरिएशन कंट्रोल इन द कंटेक्स्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इन्वॉल्व्स कंट्रोलिंग वेरिएशन। तो प्रोसेस अप्लाइड भी होता है, रिसोर्सेज एक्सटेंडेड भी होता है, प्रोडक्ट क्वालिटी एट्रीब्यूट्स भी होता है, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। 19 देखते हैं, विच क्लासेस रिप्रेजेंट डेटा स्टोर्स लाइक डेटाबेस दैट विल परसिस्ट बियॉन्ड द एग्जीक्यूशन ऑफ द सॉफ्टवेयर। तो ये होता है परसिस्टेंट क्लासेस होती हैं ये, ओके ना, परसिस्टेंट क्लासेस इन
ऐसी क्लासेस को परसिस्टेंट क्लासेस बोलते हैं। एब्रीवेट द टर्म CMMI, CMMI की फुल फॉर्म पूछ रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन है। कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल, CMM होते हैं ना, जो कंपनी होती हैं उनको CMM मॉडल मिलते हैं, CMM के लेवल मिलते हैं, CMM लेवल 1 कंपनी, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके इनके लेवल्स होते हैं। तो ये स्टैंडर्ड बताते हैं कौन सी कंपनी किस स्टैंडर्ड की है, कौन सी कंपनी। CMM एक सेट ऑफ रूल्स है, जो भी कंपनी इनके रूल्स को फॉलो करती है उसको वही लेवल दे दिया जाता है। तो एब्रीविएट द टर्म CMMI, तो इसकी फुल फॉर्म होती है कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल, और आई फॉर इंटीग्रेशन। ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ठीक है ना, ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट लेवल ऑफ प्रोटोटाइप इज इवेल्युएटेड बाई। तो फर्स्ट लेवल ऑफ प्रोटोटाइप, फर्स्ट लेवल ऑफ प्रोटोटाइप इवेल्युएटेड, फर्स्ट लेवल का जो प्रोटोटाइप है कौन इवेल्युएट करता है, प्रोटोटाइप मॉडल की बात कर रही है, कौन करता है इसको, यूजर करता है भाई, ध्यान रखना, यूजर करता है। फर्स्ट लेवल ऑफ प्रोटोटाइप को कौन इवेल्युएट करता है, यूजर करता है। 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, विच ऑफ द आइटम्स लिस्टेड बिलो इज नॉट वन ऑफ द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लेयर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की लेयर में से इनमें से कौन सा नहीं होता। तो बताओ क्या प्रोसेस होता है, यस होता है। मैन्युफैक्चरिंग होता है, नहीं भाई मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता। मेथड्स होते हैं, टूल्स होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है, सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है, ठीक है ना, तो ध्यान रखना मैन्युफैक्चरिंग इसमें नहीं होता है। 23 देखिए, 23 कह रहा है लाइन ऑफ कोड, LOC को बोलते हैं, ठीक है। लाइन ऑफ कोड ऑफ द प्रोडक्ट कम्स अंडर विच टाइप ऑफ मीजर्स, तो लाइन ऑफ कोड जो है प्रोडक्ट का किस टाइप के मीजर की कैटेगरी में आता है, तो ये आता है डायरेक्ट मीजर में। ध्यान रखना, लाइन ऑफ कोड LOC को हम बोलते हैं डायरेक्ट, ऐसे याद रख सकते हो, LOC मीन्स डायरेक्ट मीजर। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, व्हाट इज द मेन एम ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मेन एम क्या है भाई बताइए। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मेन एम क्या है, देखते हो, रिलायबल सॉफ्टवेयर, बिल्कुल ठीक बात है। कॉस्ट इफेक्टिव सॉफ्टवेयर, ये भी ठीक है, तो दोनों हो जाएंगे ना, रिलायबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव सॉफ्टवेयर। अकेला नहीं होता, अकेला रिलायबल भी नहीं है, अकेला कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है भैया, रिलायबल सॉफ्टवेयर चाहिए प्लस कॉस्ट इफेक्टिव सॉफ्टवेयर भी चाहिए, तो ये होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मेन एम। सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 25 देखते हैं, तो कोई लेंथी से क्वेश्चन आ गया, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत मिलते हैं और कंफ्यूज कर देते हैं अक्सर, तो देखते हैं, इनको पढ़ते हैं ध्यान से। चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट, तो ये 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, इनको पढ़ना है भी कौन सा करेक्ट है। पहला देखते हैं, सॉफ्टवेयर इज ए फिजिकल रादर देन ए लॉजिकल सिस्टम, अरे भाई ये तो गलत बता रहा है, सॉफ्टवेयर फिजिकल कहाँ होता है भाई, सॉफ्टवेयर तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, लॉजिकल होता है विच वी कैन नॉट टच, तो फिजिकली इसको नहीं होता है ना, तो मुझे पहला ऑप्शन तो ये गलत लग रहा है। दूसरा देखते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज द प्रोडक्ट दैट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स डिजाइन एंड बिल्ड, बिल्कुल ठीक बात है। सॉफ्टवेयर, थर्ड देखते हैं, सॉफ्टवेयर इज ए लॉजिकल रादर देन ए फिजिकल सिस्टम, बिल्कुल ठीक है, ये सही बात लग रहा है। चौथा देखते हैं, सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट आर बिल्ट बाय सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बिल्कुल ठीक बात है। तो 2, 3, 4 ठीक हो जाएंगे, पहला गलत हो जाएगा। तो स्टेटमेंट नंबर 2, 3, 4 आर करेक्ट, ये वाला ठीक हो जाएगा, सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, okay, you are working in a company as a project manager, what will you do to minimize the risk of software failure, सॉफ्टवेयर फेलियर कम हो, उस रिस्क को कम करने के लिए आप क्या करोगे भाई, हम करेंगे ट्रैक करेंगे प्रोग्रेस को ट्रैक करेंगे, ठीक है ना। लार्ज बजट को नहीं करेंगे भाई, यू विल इंक्रीज द टीम साइज को नहीं बढ़ाएंगे, तो हम प्रोग्रेस को टेस्ट करेंगे ना, प्रोग्रेस को ट्रैक करेंगे। 27 देखिए, 27 क्वेश्चन क्या कह रहा है, okay, if every requirement stated in the software requirement specification SRS has only one interpretation, भाई हर एक रिक्वायरमेंट की एक इंटरप्रिटेशन है, तो उसको क्या बोलेंगे भाई, अनएम्बिगुअस बोलेंगे, ये तो होता है। अगर ज़्यादा इंटरप्रिटेशन होती है, एक कंफ्यूज हो जाता है ना, तो एम्बिगुअस हो जाता है, लेकिन ये क्या है, क्योंकि एक रिक्वायरमेंट एक ही को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो उसको क्या रिलेट करेंगे इस चीज़ को, हम इसको करेंगे हम अनएम्बिगुअस, ओके। 27 का 8 ठीक हो जाएगा। 28 देखिए, विच इज़ नॉट ए स्टेप ऑफ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, बताइए रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का कौन सा स्टेप नहीं है। तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का देखो, रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन भी होता है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस भी होता है, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन भी होता है, रिक्वायरमेंट डिज़ाइन इसका स्टेप नहीं होता है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का, ठीक है ना, तो रिक्वायरमेंट डिज़ाइन इसका नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 28 का सी ठीक हो जाएगा। 29 देखते हैं, 29 क्या कह रहा है भाई, कॉन्स्टेंटाइन सजेस्ट 4, अच्छा कॉन्स्टेंटाइन साइंटिस्ट होंगे कोई, ओके, सजेस्ट 4 organizational paradigms for software engineering teams, the best project team organizational model to use when handling extremely complex problem is, तो ये बताया गया था रैंडम पैराडिम को इन्होंने ठीक बताया था, बेस्ट पैराडिम जो थी वो रैंडम पैराडिम थी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टेंटाइन। 30 देखते हैं, फॉर द बेस्ट सॉफ्टवेयर मॉडल suitable for the project in which of the phase the developers decide a road map
फॉर प्रोजेक्ट प्लान। तो ये किस में होता है? ये होता है सिस्टम एनालिसिस में। सिस्टम एनालिसिस, द सिस्टम एनालिसिस द बेस्ट सॉफ्टवेयर मॉडल सूटेबल फॉर द प्रोजेक्ट इज चूज कहाँ होता है? ये सिस्टम एनालिसिस में डिसाइड होता है। 31 देखते हैं, विच ऑफ दीज सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स आर यूज टू डिटरमाइन द स्कोप ऑफ ए सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के स्कोप को डिसाइड करने के लिए क्या होता है? तो ये होता है भैया इंफॉर्मेशन, ऑब्जेक्टिव, फंक्शन और परफॉर्मेंस, ये चीज़ देखी जाती हैं। ये है इंफॉर्मेशन, ऑब्जेक्टिव, फंक्शन, परफॉर्मेंस। ये सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो यूज़ होती हैं, डिटरमाइन करती हैं किसको? सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के स्कोप को। इंफॉर्मेशन, ऑब्जेक्टिव, फंक्शन और परफॉर्मेंस। 32 देखते हैं, विच लेवल ऑफ सब सिस्टम इज़ यूज्ड ऑफ एन एप्लीकेशन। तो विच लेवल ऑफ सब सिस्टम इज़ यूज्ड ऑफ एन एप्लीकेशन, तो ये होता है कंपोनेंट लेवल। ध्यान रखना, इसको कंपोनेंट लेवल बोलते हैं। विच लेवल ऑफ सब सिस्टम इज़ यूज्ड ऑफ एन एप्लीकेशन, तो सब सिस्टम, किसी एप्लीकेशन के सब सिस्टम का कौन सा लेवल यूज़ होता है? कंपोनेंट लेवल यूज़ होता है। सही बात है भाई, सब सिस्टम है तो कंपोनेंट बनेगा उसका। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 33 में देखो, इन द एम्पिरिकल एस्टिमेशन टेक्निक विच मॉडल इज़ डेवलप्ड बाय बैरी डब्ल्यू बोहेम। तो ये था कोकोमो, कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल। कोकोमो, कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी चाहिए। 34 देखते हैं भाई, 34 क्या कह रहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट इज यूज टू डिस्प्ले द अवेलेबल ऑप्शन फॉर सिलेक्शन। भाई सेलेक्ट करना है तो कहाँ कैसे चूज करेंगे? एक ही सिलेक्ट करना है तो रेडियो बटन होता है ना, उसके लिए रेडियो बटन चूज करते हैं। 35 देखते हैं, 35 क्या कह रहा है भाई? CMM मॉडल, ठीक है, कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज ए टेक्निक ऑफ। तो CMM जो है किस चीज़ का टेक्निक है? इससे क्या होता है? CMM मॉडल जो है इससे क्या होता है? तो क्या हम इससे डेवलप करते हैं सॉफ्टवेयर? अरे भाई, इससे जो सबसे बढ़िया ऑप्शन वो ये है, कौन सा? इम्प्रूव द सॉफ्टवेयर प्रोसेस। सॉफ्टवेयर प्रोसेस को इम्प्रूव किया जाता है इस मॉडल के थ्रू। बी ऑप्शन, बस होने का ठीक, ये भी ठीक हो जाएगा, ये ठीक, लेकिन जो CMM का मेन काम होता है वो ये होता है, इम्प्रूव द सॉफ्टवेयर प्रोसेस, सॉफ्टवेयर प्रोसेस को इम्प्रूव करना। ठीक है ना। आप 36 देखते हैं भाई, द टूल्स दैट सपोर्ट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल आर कॉल्ड। तो केस टूल्स होते हैं, ठीक है, इनको केस टूल्स बोलते हैं। 37, विच इज़ नॉट ए स्टेप ऑफ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। तो बताइए रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का इनमें से कौन सा स्टेप नहीं है? रिपीटेड क्वेश्चन अभी आया था पहले, डिज़ाइन। रिक्वायरमेंट डिज़ाइन इसका नहीं होता है। एलिसिटेशन भी होता है, एनालिसिस भी होता है, डॉक्यूमेंटेशन भी होता है। डिज़ाइन जो है, रिक्वायरमेंट डिज़ाइन जो है, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का स्टेप नहीं होता है। 38 देखते हैं, 38 क्या कह रहा है? तो 38 कह रहा है कि भाई इफ़ यू हैव नो क्लू ऑफ हाउ टू इम्प्रूव द प्रोसेस फॉर द क्वालिटी सॉफ्टवेयर विच मॉडल इज यूज। आपको पता नहीं, कि कोई क्लू नहीं है, कुछ आइडिया नहीं हो रहा कि कैसे इंप्रूव करें प्रोसेस को, तो कौन से मॉडल यूज़ किया जाता है? ऐसे मॉडल को क्या बोला जाता है? इसको स्टेज्ड मॉडल बोला जाता है, स्टेज्ड मॉडल। ठीक है, 39 देखते हैं, इन सॉफ्टवेयर वैलिडेशन रिक्वायरमेंट्स कैन बी चेक्ड अगेंस्ट फॉलोइंग कंडीशंस। इन सॉफ्टवेयर वैलिडेशन रिक्वायरमेंट्स कैन बी चेक्ड अगेंस्ट फॉलोइंग कंडीशन। भाई सॉफ्टवेयर वैलिडेशन में रिक्वायरमेंट्स कैन बी चेक्ड अगेंस्ट फॉलोइंग कंडीशन, तो कौन सी कंडीशन के लिए चेक करते हैं? तो ये होता है भैया बी ऑप्शन, इफ़ दे आर वैलिड एंड एज पर फंक्शनैलिटी एंड डोमेन ऑफ द सॉफ्टवेयर। तो रिलेट कर रहा है इसके क्वेश्चन के साथ ही, तो बी ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा। 40 देखते हैं, इन OOD ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन एट्रीब्यूट डेटा वेरिएबल्स एंड मेथड्स ऑपरेशन ऑन द डेटा आर बंडल्ड टुगेदर। तो इसको एनकैप्सुलेशन बोलते हैं। ये तो पढ़ा होगा आपने, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट है, रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड मेथड्स इन ए सिंगल मॉड्यूल इज कॉल्ड एनकैप्सुलेशन प्रोसेस। तो ठीक है, इसमें ये बोल रहा है कि एट्रीब्यूट को और मेथड्स को रैप कर दो, एक साथ बंडल कर दो, उसको एनकैप्सुलेशन बोलते हैं। 41 देखते हैं, 41 क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 41 क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है भाई, which design defines the logical structure of each module and their interfaces that is used to communicate with other modules। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? which design defines the logical structure of each module and their interfaces that is used to communicate with each other। तो इसको आर्किटेक्चरल डिज़ाइन बोलते हैं, इसको आर्किटेक्चरल डिज़ाइन बोलते हैं, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन। 42 देखते हैं, द लेवल एट विच द सॉफ्टवेयर यूजेस स्कार्स रिसोर्सेज इज कॉल्ड। तो ये कौन सा होता है? इसको बोलते हैं एफिशिएंसी, एफिशिएंसी लेवल।
efficiency level, at efficiency level, ये efficiency होता है यहाँ पर द लेवल एट विच द सॉफ्टवेयर यूजेस स्कार्स रिसोर्सेज, तो स्कार्स रिसोर्सेज यूज करते हैं तो इसको बोलते हैं एफिशिएंसी लेवल। ओके 43 देखते हैं, मॉडिफाइंग द सॉफ्टवेयर टू मैच चेंजेस इन द एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट इज कॉल्ड, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एडेप्टिव मेंटेनेंस, ठीक है ना, एडेप्ट करना। मॉडिफाइंग द सॉफ्टवेयर टू मैच चेंजेस इन द एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट इज कॉल्ड, तो इसको एडेप्ट कर रहे हैं ना, तो एडेप्टिव मेंटेनेंस इसको बोलते हैं। 44 देखते हैं, विच टूल्स आर यूज फॉर प्रोजेक्ट प्लानिंग, कॉस्ट एफर्ट एस्टिमेशन, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग एंड रिसोर्स प्लानिंग, तो इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स, उसको बोला जाता है, ठीक है, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स होता है। फिर 45 देखते हैं, 45 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 45 कह रहा है विच डिज़ाइन deals with the implementation part in which it shows a system that its subsystems in the previous two designs, तो इसको बोलते हैं डिटेल्ड डिज़ाइन, ठीक है, ये डिटेल्ड डिज़ाइन इसको बोला जाता है। 46 देखते हैं, what is the project and process level that provides the quality metrics benefit, तो ये होता है डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी, डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी है। तो क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करने बहुत जरूरी है, बहुत कंफ्यूज करते हैं क्वेश्चंस। व्हाट इज द प्रोजेक्ट एंड प्रोसेस लेवल, प्रोजेक्ट एंड प्रोसेस लेवल, प्रोजेक्ट का प्रोसेस का लेवल कौन सा है, दैट प्रोवाइड्स द क्वालिटी मैट्रिक्स बेनिफिट, तो ये होता है डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी, डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी। ओके क्वेश्चन आगे देखो 47 पे देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोहेशन मैट्रिक्सेस एंड कपलिंग मैट्रिक्सेस, ठीक है ना, तो कोहेशन मीन्स एक साथ रहना, कपलिंग मीन्स अलग अलग एक दूसरे के साथ जब इंटरफेयर करते हैं, जैसे दो मॉड्यूल है, दो मॉड्यूल एक दूसरे कपल होने की कोशिश करते हैं, कोहेशन मीन्स एक मॉड्यूल जो है वो एक अपने अंदर ही रहे, उसको कोहेशन कोहेसिव बोलते हैं। तो कोहेशन मैट्रिक्स एंड कपलिंग मैट्रिक्स आर मैट्रिक्स इन विच लेवल ऑफ डिजाइन इज कॉल्ड कंपोनेंट लेवल डिजाइन, इसको हम बोलते हैं कंपोनेंट लेवल डिजाइन, डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 48 देखते हैं, विच इज नॉट ए SQA एक्टिविटी, बताइए इनमें से कौन सी जो है वो SQA एक्टिविटी नहीं है, तो SQA क्या है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की कौन सी एक्टिविटी नहीं है, ब्लैक बॉक्स होती है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है, यूनिट टेस्टिंग होती है, जो व्हाइट बॉक्स होती है ना, ये व्हाइट बॉक्स जो है SQA की एक्टिविटी नहीं होती, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की एक्टिविटी नहीं होती है, ठीक है ना, क्योंकि डेवलपर द्वारा की जाती है, तो इसको इसमें SQA में नहीं रखा जाता है। 49 देखते हैं, 49 क्या कह रहा है भाई, फाइंड आउट विच फेज इज नॉट अवेलेबल इन SDLC, बताओ SDLC में क्या नहीं होता है, आसान क्वेश्चन है, कोडिंग होता है, टेस्टिंग होता है, मेंटेनेंस होता है, एब्स्ट्रैक्शन नहीं होता है, तो बस ये ठीक हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन, एब्स्ट्रैक्शन SDLC का पार्ट नहीं होता। 50 देखते हैं, IEEE प्रोवाइड्स स्टैंडर्ड एज IEEE 830 1993 फॉर विच एक्टिविटी दिस स्टैंडर्ड इज रिकमेंडेड स्टैंडर्ड, तो ये स्टैंडर्ड का नाम आप याद रख लेना, ये SRS के लिए होता है, ये SRS डॉक्यूमेंट के लिए होता है ये स्टैंडर्ड IEEE का। 51 क्वेश्चन देखते हैं, जेनरिक प्रोसेस फ्रेमवर्क फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एनकम्पासेस 5 एक्टिविटीज़, व्हाट आर दोज एक्टिविटीज़, तो इजीली बता सकते हैं इनको, ठीक है, तो ये होते हैं हमारे कम्युनिकेशन करना, फिर प्लानिंग करेंगे, फिर मॉडलिंग करेंगे, फिर कंस्ट्रक्शन करेंगे और फिर डिप्लॉयमेंट कर देंगे, तो ये बी ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा। सबसे पहले कम्युनिकेट करेंगे, फिर प्लान करेंगे, फिर मॉडल करेंगे, फिर कंस्ट्रक्ट करेंगे और फिर क्या करेंगे, डिप्लॉय कर देंगे। तो इस तरह से करके हमने 51 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए, मोर देन 50 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। होपफुली ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपको जरूर हेल्प करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए चलते हैं, थैंक यू सो मच।